Myself, Sunil Kumar Meena, Assistant Professor of Physics, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इंटरफेरेंस के अगले पड़ाव में हम फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, यानी कि जो इंटरफेरेंस में ये जो डायग्रामेटिक आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये फ्रिंजें बनती हैं जिसमें ये व्हाइट फ्रिंज, ये ब्लैक फ्रिंज, ये व्हाइट फ्रिंज, ये ब्लैक फ्रिंज। तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है, इस चीज पर हम आज चर्चा करेंगे। मैंने एक सिंपल एक डायग्राम बनाया जो मैं पिछली बार भी या उससे पिछली बार लेक्चर में मैं बना चुका हूँ एक दो बार। ये S1 S2 सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स। इन दोनों से जो करंट निकल रही है वो पी पॉइंट पे मिल रही है, और S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है PO के ऊपर जिसे L1 है, और S2 से L2 डाला है मैंने। ये हमारा मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। D हमारे दोनों के जो स्क्रीन और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की दूरी है, और ये जो S1 और जो L1 है ये D के बराबर होगी, यानी कि S1 L1 बराबर S2 L2 बराबर D। S1 और S2 की दूरी कितनी होगी, यानी कि डेल्टा S बराबर D, ये स्मॉल d। और O से P की दूरी क्या ली गई है, x ली गई है। तो P से L की दूरी क्या होगी, x माइनस d बाई 2, यानी कि L1 से L2 की दूरी कितनी है, सिमिलर है। तो इसका हाफ कितना होगा, d बाई 2। तो यानी कि PO की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, OP की दूरी होगी x होगी, O से P की दूरी। और PL1 की दूरी क्या होगी, x माइनस d बाई 2, x माइनस d बाई 2। और PL2 की दूरी कितनी होगी, इतनी x प्लस ये d बाई 2, x प्लस d बाई 2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि P पॉइंट पर S1 और S2 सेकेंडरी सोर्स से फ्रिंजें बनेंगी, तो हमें पाथ रेफरेंस निकालना होगा, यानी कि हमें S1 और P के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना होगा। तो यहां देखो S1 L1 और P ये एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, और परपेंडिकुलर ट्राइंगल की आइडेंटिटी हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि S1P स्क्वायर बराबर आपका ये जो आधार है वो कितना है, S1 L1 कितना है, D, यानी कि D का स्क्वायर प्लस PL1 कितनी है, x माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमने किस ट्राइंगल से बनाया, एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल लिया मैंने S1 L1 और P से। इसमें S1P स्क्वायर बराबर d स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस x माइनस d बाई 2 अपॉन d स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। पर हमें S1P स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल S1P चाहिए, यानी कि S1P बराबर रूट में इसका रूट निकाल दूंगा इधर, यानी कि इधर बचेगा d और इधर क्या बचेगा, 1 प्लस x माइनस d बाई 2 अपॉन d स्क्वायर और 1 अपॉन 2। अब इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, बायोनोमियल एक्सपेंशन एक सीरीज सॉल्यूशन होता है, उसका हम यूज करेंगे। बायोनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बायोनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर n
1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन कोसेक n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक सीरीज चलती है। इसकी शर्त क्या होती है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, x लेस देन 1 होना चाहिए। हम भी यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे और क्या मानेंगे कि x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो क्या है 1 से छोटा है। यानी कि हम मानेंगे, हम कहेंगे x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लेस देन 1। ये हम क्यों? क्योंकि देखो x जो है वो ये है, d माइनस 2 ये है, इसमें ये क्वांटिटी बची, इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर जो है उसमें ये इस क्वांटिटी का डिवाइड किया गया, वो ऑब्वियस क्या होगी, बहुत छोटी होगी, वो क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही छोटी। और हम उसे इस अनुपात में अरेंज करते हैं कि वो लेस देन 1 आनी चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको किस प्रकार एक्सपेंशन कर सकते हैं, S1P बराबर ये D, पहले इस सीरीज में 1 का 1 प्लस यहाँ पे n कितनी है, यहाँ पे 1/2 n, और उसके बाद क्या है x क्या है आपका x माइनस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आपका x है, और प्लस ये हायर ऑर्डर टर्म है, इनका हम यूज नहीं करेंगे, इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। अब ये हमें S1P की जो वैल्यू मिल चुकी है हमें, और अब हम जो है वो सिमिलरली S2P की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि इसका पाथ डिस्टेंस हमने निकाल लिया कि इसमें डिस्टेंस कितनी है, अब हम S2P की डिस्टेंस निकालेंगे। यानी कि हम S2P की निकालेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है S2, L2 और P। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि मैं लिखूं राइट एंगल ट्राइंगल S2, L2 और P से, इससे क्या होगा, S2P जो कि कारण है इसका स्क्वायर, S2P का स्क्वायर बराबर आपका ये जो बेस है S2L2 का स्क्वायर प्लस आपका है L2 से P, यानी कि P से L2, ये x प्लस डी बाई 2, यानी कि x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। और S2L2 जो है वो क्या है, यहाँ पर S2L2 क्या है आपकी D, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं D लिख सकता हूँ, यानी कि S2P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी मैं इसी तरीके से करूंगा, डी स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा, इस तरफ को मैं यहां से हटा देता हूं, डी स्क्वायर मैंने S2P स्क्वायर बराबर मैंने डी स्क्वायर को कॉमन लिया, डी स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या होगा, 1 प्लस इसी तरह x प्लस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर। और जो इसका हमें क्या चाहिए, हमें केवल S2P चाहिए, S2P चाहिए, हमें होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम इसका S2P बराबर क्या होगा, D और 1 प्लस x प्लस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर और 1/2। इसको भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन से खोल लेंगे और उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, इसे वर्कआउट करना ही इजीली हो जाएगा। ये आएगा S2P बराबर इसी प्रकार D 1 प्लस x प्लस D अपॉन 2D बाई 2 का स्क्वायर और ये 2D स्क्वायर। यानी कि हमें S1P मिल गया, S1P मिल गया, हमें S2P मिल गया, S2P मिल गया यहाँ पर। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, पाथ का अंतर होगा। यानी कि
मैं अगर पाथ के अंतर की बात करूंगा, पाथ का अंतर क्या होगा, S2 माइनस S2T माइनस S1T, और दोनों की वैल्यू मैं लिख देता हूं। तो डेल्टा बराबर S2T क्या है, ये है, D को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, D प्लस यहाँ D मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक D यहाँ से कट जाएगा, यानी कि x प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D, और माइनस ये वाला टर्म, इसमें भी D एंटर होगा अंदर, तो माइनस D, और माइनस ये माइनस इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, D है, एक D कट जाएगा यहाँ से, यानी कि x माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये D से ये D कैंसिल हो जाएगा, और इस एक्सपेंशन में 2D और 2D दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर ले लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि मैंने 2D को डिनोमिनेटर में ले लिया, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, खोल देता हूँ, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस D/4 D स्क्वायर 4 प्लस 2x D/2, और यहाँ से माइनस x स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 और प्लस x D/2, ये पूरा यहाँ पर खुल जाएगा। तो जो डेल्टा है वो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस है, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ D स्क्वायर प्लस में है, यहाँ से D स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा, xd टर्म बचा, और यहाँ भी क्या बचा, xd टर्म बचा, xd और xd दोनों सेम है, इसलिए 2xd हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर 2xd अपॉन 2d, जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, xd अपॉन d के बराबर, यानी कि हमारा पाथ का अंतर कितना आया, हमारा पाथ का अंतर आया xd अपॉन d आया। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हमने पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें व्हाइट फ्रिंज मिलती है, यानी कि ये वाली फ्रिंज मिलती है व्हाइट फ्रिंज, और उसमें हमारा पाथ का डिफरेंस कितना होता है, n लैम्बडा होता है, यानी कि ये अगर पाथ डिफरेंस यानी कि S2 से P और S1 से P के बीच का जो पाथ का अंतर है वो अगर n लैम्बडा के बराबर हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पर व्हाइट फ्रिंज बनाएगा, यानी कि इसका मैं जो पाथ डिफरेंस है वो इसका हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंस के लिए, यानी कि मैं फर्स्ट यूज करता हूं नंबर 1 फॉर ब्राइट फ्रिंज। किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए, यानी ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्बडा, और यहाँ हमारे पाथ डिफरेंस कितना आया, xd अपॉन d, यानी कि, और यहाँ हमारे पाथ डिफरेंस कितना आया, xd अपॉन d, दोनों को बराबर कर देता हूं मैं, यानी कि xd अपॉन d बराबर n लैम्बडा। यहाँ पर जो x है वो ये x जो है वो ये चीज है, x का मतलब क्या है कि कितनी दूरी पर फ्रिंज बन रही है और कौन सी फ्रिंज बन रही है। मान लिया P पॉइंट पर कोई nth फ्रिंज बन रही है, उनकी nth नंबर फ्रिंज, अगर वहां nth नंबर फ्रिंज बन रही है तो क्या होगा, xn बराबर n लैम्बडा d बाई स्मॉल d, ये बनेगा n फ्रिंज के लिए। और मान लिया कि पहली फ्रिंज जो ये व्हाइट फ्रिंज बनी है वो n पर है, तो नेक्स्ट फ्रिंज क्या होगी, n+1, n के बीच में ब्लैक होगी, लेकिन व्हाइट टू व्हाइट क्या होगी, n+1 नेक्स्ट फ्रिंज होगी, यानी कि n+1 नंबर फ्रिंज के लिए, n+1 नंबर फ्रिंज के लिए जो मैं लूंगा तो वहां क्या लूंगा, यानी कि यहाँ n की जगह लिख दूंगा n+1, x n+1 बराबर यहाँ भी n+1 लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d।
और फ्रिंज की चौड़ाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे अगर ये वाइट फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्लैक फ्रिंज के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा, या फिर मुझे अगर ब्लैक फ्रिंज की निकालनी तो क्या करूंगा, इन दोनों व्हाइट फ्रिंज के बीच का अंतर यानी कि xn और xn+1 के बीच का अंतर निकालूंगा मैं। यानी कि अगर मैं फ्रिंज विड्थ निकालना चाहता हूं, अगर फ्रिंज विड्थ अगर निकालना चाहता हूं जो कि बीटा होती है, क्या कहलाती है, बीटा, यानी कि बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn माइनस xn, यानी कि मैं इन दोनों को अगर रखता हूं यहाँ पे अगर, तो बीटा बराबर xn+1 क्या होगा, ये इसे मैं खोल देता हूं और सीधा लिख देता हूं n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d प्लस n प्लस लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। मैंने इसको खोल के लिया xn+1 को, और माइनस xn क्या है, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। आप देखोगे कि ये n लैम्बडा d अपॉन d और ये n लैम्बडा d अपॉन d है, वो प्लस और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फ्रिंज की चौड़ाई कितनी बचेगी, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन d। बीटा जो बचेगी वो बचेगी n लैम्बडा बाई d, सॉरी फ्रिंज की जो चौड़ाई है बीटा वो क्या रहेगी वहां से, लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद, यानी कि ये तो किसके लिए मिली हमें, 4 ब्राइट फ्रिंज। अब हम लेते हैं 4 ब्लैक फ्रिंज, यानी कि अपन लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं अपन 4 ब्लैक फ्रिंज। अगर ब्लैक फ्रिंज के लिए लेता हूं मैं, तो हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2n+1 कोष्टक लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां से पाथ डिफरेंस लूं जो कि इन दोनों का है, वो तो कितना था वहां से, ये x स्मॉल d अपॉन d था, और ब्लैक फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या पाथ डिफरेंस था, वो था 2n+1 और लैम्बडा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस था। अब दोनों को इक्वल करने पर, यानी कि x d अपॉन d बराबर 2n+1 लैम्बडा बाई 2, और किसी भी n फ्रिंज के लिए लूं अगर मैं, तो किसी xn फ्रिंज के लिए लूं तो अगर क्या होगा, xn बराबर ये यहां से 2n+1 लैम्बडा बाई 2 और कैपिटल D आ जाएगा अपॉन ये 2 और स्मॉल d। ये हो गई xn फ्रिंज के लिए। इसी प्रकार xn+1 फ्रिंज के लिए क्या होगा, जो हमने सिमिलर वहां किया, क्या करेंगे, यहाँ पर xn+1 कर दिया, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2n+1 कोष्टक +1 लैम्बडा d बाई 2d, और इसको मैं नीचे लिख देता हूं और सॉल्व करके xn+1 बराबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2, ये होगा 2 और +1 क्या हो जाएगा 3, और लैम्बडा d बाई 2d। ये आ गया अपना xn+1 का, और ये आ गया xn का। हमने फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कैसे निकाली थी, xn+1 माइनस xn लेकर के, यानी कि यहाँ बीटा क्या होगी, xn+1 माइनस xn लेकर के, यानी कि मैं इसको फॉर्म कर देता हूँ आगे। ये बीटा बराबर क्या होगा, 2n+3 लैम्बडा d अपॉन 2d, और माइनस n लैम्बडा +1 लैम्बडा d अपॉन 2d, यानी कि माइनस 2n+1
लैम्बडा डी अपॉन 2d। इनके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैं इसको 2d को न्यूमरेटर ले लेता हूं। यहां से क्या होगा, एल लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2n लैम्बडा डी और प्लस 3 लैम्बडा डी माइनस 2n लैम्बडा डी और माइनस लैम्बडा डी। तो यहाँ पर 2n लैम्बडा डी माइनस 2n लैम्बडा डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 लैम्बडा डी माइनस लैम्बडा डी कितना बचेगा, 2 लैम्बडा डी, यानी कि बीटा क्या आएगी, 2 लैम्बडा डी अपॉन 2d, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, लैम्बडा डी अपॉन डी। आप नोटिस करोगे जो फ्रिंज की विड्थ व्हाइट में आई थी वही फ्रिंज की विड्थ ब्लैक में आई। इसका मतलब दोनों की फ्रिंज विड्थ दोनों की क्या होती है, हमेशा सेम होती है, जो कि हमने स्टार्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न में पढ़ा भी था, जो कि यहाँ मैथमेटिकली हमें नजर आ रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो ये बचा है कि जो बीटा जो है, फ्रिंज जो विड्थ है, वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो हम लोग देख रहे हैं नंबर 1, बीटा नॉट डिपेंड अपॉन एन। आप देख रहे हो कि बीटा के फॉर्मूले में कहीं भी एन नहीं आ रहा है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज। कौन सी नंबर ऑफ फ्रिंज है, पहली वाली फ्रिंज है या दूसरी फ्रिंज है या तीसरी फ्रिंज है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई में एन का कोई रोल नहीं है, सभी समान है। एन का फ्रिंज में कोई रोल नहीं है, सारी फ्रिंजें समान है। दूसरा देखो वहां पे, दूसरा है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, यानी कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप तरंग दैर्घ्य बढ़ाते हो तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है रेड की जो लैम्बडा होती है, यानी कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट से ज्यादा होती है, यानी कि रेड की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी किससे, वॉयलेट से, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये हमने जो इंटरफेरेंस रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट में पढ़ा था हमने कि जो रेड होता है उसका इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लू, वो इसकी वजह से होता है। नंबर 3 देखिए आप, नंबर 3 में आप देखेंगे कि बीटा डिपेंड कर रहा है कैपिटल डी के ऊपर, यानी कि बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। यहाँ पर कैपिटल डी का जो मतलब वो क्या है, ये है, यानी कि सेकेंडरी सोर्स की अपने पर्दे, यानी जहां फ्रिंज बन रही है उससे डिस्टेंस, यानी कि आप अगर पर्दे को जितना दूर लेके जाएंगे उतना ज्यादा फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे जैसे आप पर्दे को दूर लेके जाते हो फ्रिंज की चौड़ाई तो बढ़ती है, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद वो फैड होती जाती है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे तो हमें नजर भी नहीं आती है। फ्रिंज और चौड़ाई तो बढ़ जाती है लेकिन वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है। और नंबर 4 है बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, स्मॉल डी। यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, दोनों सेकेंडरी सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि अगर कैप जो स्मॉल डी है उसको आप जितना कम करोगे बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। इसका मतलब इस डिस्टेंस को आप जितना कम करोगे फ्रिंज की चौड़ाई उतनी बढ़ती जाएगी, और अगर d की वैल्यू जितना बढ़ाओगे, यानी कि दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये है फ्रिंज विड्थ की जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये फ्रिंज विड्थ है जो कि इसका फाइनल आउटकम जो ये है कि व्हाइट फ्रिंज और ब्लैक फ्रिंज दोनों समान होती है इंटरफेरेंस। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, यानी कि जो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई जाती है ब्लैक व्हाइट, वो हमें स्ट्रेट लाइन लगती है, लेकिन असल में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो वो किस शेप की होती है ये अपन आज निकालेंगे। ये डायग्राम वो हमारे लिए फैमिलियर है। H1 तो सोर्स है, बीच में जो दूरी है वो छोटा d है, ये दूरी P पॉइंट है वो x और y कोऑर्डिनेट पर सिचुएटेड है, पर्दे की दूरी हमने x मानी है, और सेंटर फ्रिंज से उसकी दूरी P की y ली है। हमको ये पता है
कि इन दोनों के फेज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो हमने पहले भी एक बार जो पिछले एग्जाम्पल हमने इसके निकाल करके देखा था। यानी कि मैं अगर S1 और P की बात करूँ, S1 P वो क्या होगा, वो होगा ये डिस्टेंस x² प्लस ये जो क्या होगी y माइनस हाफ d/2, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ p² होना चाहिए, वो डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली S2P जो है वो क्या होगा, S2P होगा, वो होगा ये x का स्क्वायर, हम ये वाला यूज ले रहे हैं यहाँ पर, ये वाला x का स्क्वायर और ये दूरी y और प्लस ये दूरी O से L d/2 जो मैंने पिछले डायग्राम में मेंशन की थी, प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर 1/2। और दोनों के बीच का जो पाथ का जो अंतर है वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा बराबर S2P माइनस S1P, ये इसके पाथ का अंतर होगा। यानी कि मैं इन दोनों के पाथ के अंतर को यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकी ये पहले का S2P यानी x² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर और 1/2 माइनस ये S1P वाला, यानी कि x² प्लस y माइनस d/2 स्क्वायर और 1/2, यानी कि ये मुझे इसमें से घटाना है। अब देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, इस इक्वेशन थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं कि जो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम उधर ले जाते हैं, यानी कि जो ये इसका जस्ट अरेंजमेंट, कि ये जब जाएगी वो उस जाते क्या हो जाएगी, वहां पर जाते ही प्लस हो जाएगी, यानी कि डेल्टा बराबर x² हम इस इक्वेशन को इधर लाएंगे और इस इक्वेशन को इधर रखेंगे, यानी कि उसमें प्लेसमेंट करनी है, यानी कि डेल्टा प्लस x² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर और 1/2 बराबर में क्या होगा, x² प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर और 1/2, जस्ट मैंने चेंज किया है। अब इस जो इक्वेशन है इसको मैं स्क्वायर करके 1/2 जो टर्म आ रहा है वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो यानी कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करने पर होगा ये डेल्टा स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, यानी कि x² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर और ये 1/2 हट जाएगा, और प्लस 2ab, 2 डेल्टा और b क्या है x² प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर और 1/2, और इसके जो रिमेनिंग ये टर्म है बराबर में वो क्या आएगा, x² प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर, यानी इसके ऊपर से 1/2 को कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी चेंज करेंगे, इस इक्वेशन को हम इधर चेंज करेंगे, तो यानी कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 डेल्टा x² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर 1/2 बराबर x² प्लस y² प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला पूरा टर्म उधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस x² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ओपन जब होगी और ये इक्वेशन ओपन होगी, इसके मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो ये देखो, ये चीज चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया और इस टर्म का और उधर के टर्म का हमें स्क्वायर करना है। उसके पहले मैं आपको ये 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y डी बाई 2 माइनस डेल्टा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y डी बाई 2। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी बाई 4 से डी बाई स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टर्म बचेगा केवल 2y डी बाई 2 और 2y डी बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा केवल वाई डी प्लस वाई डी मतलब 2y डी बाई 2, यानी कि दोनों तरफ इक्वेशनों को स्क्वायर करने से, यानी कि यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल 2y डी माइनस ये। दोनों तरफ इक्वेशनों को अगेन स्क्वायर करने पर, अगेन स्क्वायर, अगेन हम अगर स्क्वायर करेंगे हम अगर, तो ये जो टर्म है वो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर बराबर वो वहाँ से 4y स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डेल्टा की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y डी दो डेल्टा। ये टर्म जो है वो बचेगा। इस टर्म को मैं जो है वो खोल देता हूँ और मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बचेगा 4 डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर इसका डी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ अगेन माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर 2y डी बाई 2 बराबर 4y स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डेल्टा के बाद 4 माइनस 2 4 हो जाएगा 4y डी और डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर होगा वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है तो यहाँ देखो, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ 4 डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर और डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 डेल्टा स्क्वायर वाई डी स्क्वायर बचेगा। और देखो यहाँ पर जो है वो -4 डेल्टा स्क्वायर वाई डी है, यहाँ पर भी -4y डी डेल्टा स्क्वायर, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस इक्वेशन में 4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है इसमें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो पूरा टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों टर्मों को हम उधर भेज देते हैं, उस टर्म को इधर ले आते हैं, यानी कि डेल्टा की पावर 4 माइनस यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा मतलब डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर और बराबर क्या बचेगा, जब उधर जाएगा तो 4y स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर और y स्क्वायर, ये 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस स्क्वायर उधर गया और अगेन -4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर कॉमन लेने पर डेल्टा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 4
वाई स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, और ये जब 4 डेल्टा 4 को इधर लेने पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल होने पर डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा 4 इक्वल टू ये 4y स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो ये टर्म यहाँ पर और ये दोनों टर्म इस तरफ, -4 डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर -4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों में कॉमन लेने पर डेल्टा स्क्वायर कॉमन लेने पर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ 4y स्क्वायर दोनों में कॉमन लेने पर 4y स्क्वायर कॉमन लेने पर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पर -4 डेल्टा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, जो यहाँ पर जो डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर लिखा है, इसको पूरे में डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसका डिवाइडेशन करता हूँ, अगर 1 यहाँ हो जाएगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा -4 डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे काटने पर हम पाएंगे कि इक्वेशन बनेगी 4y स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर और इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपॉन 1/4 डेल्टा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो हाइपरबोला की जो फोसाई है वो S1 और S2 है। अगर हम हाइपरबोला की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर बराबर 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा। ये टर्म बनेगा, और y निकालने पर ये बनेगा x प्लस माइनस डेल्टा अपॉन डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर और 1/2। और अगर जो d है वो अगर बहुत छोटा हो, अगर यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी बनती है। यानी कि ये इक्वेशन ये बताती है कि बनने वाली फ्रिंजें हैं वो हाइपरबोला होनी चाहिए। हाइपरबोला किस प्रकार होगी, मान लिया ये हमारी ये पूरी फ्रिंजें बनेगी हमारी, ये स्ट्रेट फ्रिंज बन रही है वाइट, ये वाइट स्ट्रेट फ्रिंज बन रही है जो कि हमें सीधी नजर आ रही है। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें ये यानी कि ये जो फ्रिंजें हैं वो एज ए हाइपरबोला बनना शुरू हो जाती है। जब आपने ये 12th के डायग्राम में ये चीज़ देखी भी होगी आपने, जो फ्रिंजें हैं वो ज़्यादा लंबाई होने पर वो क्या होती है, हाइपरबोला के फॉर्म में बनती, ना कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म।